हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्वेस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ बढ़ते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को डिस्कस कर रहे हैं और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर तीन भागों में बटा है। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन के बारे में हम विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं और अब डिस्कस कर रहे हैं हम निषेचन पश्च घटनाओं को। निषेचन पश्च घटनाओं में जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहला हमने पढ़ा था भ्रूण कोश का निर्माण, हम स्टडी कर चुके हैं। निषेचन पश्च घटनाओं में दूसरी महत्वपूर्ण घटना आती है भ्रूण का परिवर्धन। ये दो घटनाएं तो महत्वपूर्ण है ही सही। भ्रूण का परिवर्धन, जब भ्रूण बन जाता है स्टूडेंट्स, जब भ्रूण अंदर डेवलप हो जाता है तो उसके जो चारों ओर का बीजांड है उस बीजांड में कुछ परिवर्तन होते हैं और बीजांड परिपक्व होकर के चारों ओर कुछ आवरण बना लेता है इसके, और इस प्रकार से निर्माण हो जाता है बीज का। तो निषेचन पश्च घटनाओं में तीसरी जो आपने घटना पढ़ी थी वो पढ़ी थी बीज का परिवर्धन, जो कि हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। बीज का परिवर्धन यानी बीज कैसे बनता है, बीजांड में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और बनने के बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि बीज कितने प्रकार का होता है, यानी बीज के प्रकार भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो यहां तक हमने बात कर ली थी। आगे बढ़ेंगे आज स्टूडेंट, इसके आगे का हम पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ेंगे उसके बाद चौथी घटना जो आती है, बीज बन गया ना, तो अब क्या होगा, अब होगा बीज का अंकुरण। अब क्या होगा, बीज का अंकुरण होगा, है ना। तो चौथी निषेचन पश्च घटनाओं में चौथी महत्वपूर्ण घटना क्या है, बीज का अंकुरण है, ठीक है। और बीज के अंकुरण के साथ ही क्या होगा, बीज के अंकुरण का मतलब समझते हो ना आप, कि जब ये बीज जैसे मिट्टी में बोया है तो ये नमी पाकर के पोषण प्राप्त करके यहां से एक नवोद्भिद के रूप में विकसित होगा, नवोद्भिद के रूप में विकसित होगा और इस प्रकार से नया पादप का विकास होगा। इस घटना को ही क्या कहते हैं, इस घटना को ही बीज का अंकुरण कहते हैं। इसी के बारे में हमें आज विस्तार पूर्वक समझना है। लेकिन स्टूडेंट, इस दोनों के बीच में एक घटना और है जिसको हम आज स्टडी करेंगे और वो है फल का परिपक्वन। अब ये फल कहां से आ गया भाई, फल क्या होता है? तो देखिए, आपको मैं प्रारंभ से बता रहा हूं कि जितनी भी परागण के बाद जितनी भी घटनाएं हुई है वो स्त्री केसर के अंदर हुई है, और स्त्री केसर का ये नीचे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, तो स्त्री केसर के नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। आपको पता है कि अंडाशय के अंदर ये भ्रूण कोश था और ये चारों ओर क्या था, बीजांड था। ये सारी रचनाएं किससे संबंधित थी, बीजांड से संबंधित थी। और बीजांड ग्रंथ के द्वारा किससे जुड़ा था, इस अंडाशय से जुड़ा था। आप अंदर से पढ़ते आ रहे हैं कि यहां भ्रूण कोश बना, यहां भ्रूण बन गया। भ्रूण के चारों ओर ये जो बीजांड है किस में बदल गया बच्चों, ये बीज में बदल गया। ये किस में बदल गया, ये बीज में बदल गया। तो इस प्रकार यहां बीज बन गया। समझना, आप कंसेप्ट समझना। बीज के अंदर ये क्या है, बीज के अंदर ये भ्रूण है, बीज के अंदर ये क्या है, भ्रूण है। अब ये अंडाशय क्या करता है कि जिस समय भ्रूण का परिवर्तन हो गया, बीजांड बीज में बदल गया, तो अब अंडाशय भी उस समय, अंडाशय की कोशिकाएं भी परिपक्व हो जाती है, अंडाशय की कोशिकाएं भी परिपक्व हो जाती है और यह अंडाशय बदल जाता है किसमें, फल में। बाकी ये रचनाएं तो मैंने पहले भी बता दिया, ये रचनाएं क्या हो जाती है, झड़ जाती है। तो इस प्रकार से ये आपको क्या प्राप्त हो गया बच्चों, ये फल है। ये क्या है, ये फल है। फल को आप खा लेते हो, है ना। यहां से ये फल को खा लिया, तो फल को खाने के बाद अंदर से क्या निकलता है, बीज निकलता है। इस बीज को आप क्या कर देते हो, मिट्टी में बो देते हो। तो बीज के अंदर क्या है, देखो बीज के अंदर क्या है, भ्रूण है। तो बीज के अंदर जो भ्रूण है ये पोषण प्राप्त करता है बीज पत्रों से और इसका विकास होता है, एक नवोद्भिद पादप का निर्माण होता है। इस घटना को कहते हैं बीज का अंकुरण, इस घटना को कहते हैं बीज का अंकुरण। ये जो नवोद्भिद है विकास करके एक नया पादप बना लेगा और इस प्रकार से जो एक पादप था उसी के समान एक और नया पादप तैयार हो जाएगा और आवृत बीजी पादपों या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की घटना
समाप्त होगी। तो अगर बेसिक कंसेप्ट पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन की जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो इस चैप्टर की आज ये अंतिम क्लास है। लेकिन हम थोड़ा सा जो है इससे को रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो निश्चित तौर पर यहां पर इस चैप्टर की 1 या 2 क्लासें आपकी और एक्स्ट्रा लगने वाली है। वैसे लैंगिक जनन जो है पुष्पी पात्रों का उसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो आज समाप्त हो जाएगा। बेसिक बातें आज की क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। तो बताया ना, क्या बताया कि बीज के परिवर्धन होगा और बीज का अंकुरण होगा, उसके बीच में एक घटना हम और पढ़ेंगे, क्या? फल का विकास। और फल किससे बनता है? अभी अभी मैंने आपको बताया किससे बनता है, अंडाशय से बनता है सर। तो परिभाषा वेरी सिंपल कि भ्रूण के परिवर्धन के पश्चात, देखो जब भ्रूण डेवलपमेंट हो गया अंदर भ्रूण कोश के अंदर, तो भ्रूण के परिवर्धन के पश्चात जो बीजांड है वो परिपक्व होकर बीज में, तथा जो अंडाशय है वो परिपक्व होकर फल बनाता है। और अंडाशय की जो भित्ति है वो फल भित्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? फल भित्ति कहलाती है। तो ये तो बात हो गई फल का विकास की। आगे बात करें अगर फल के प्रकारों की, 2 प्रकार के फल होंगे, एक यथार्थ और वास्तविक फल होता है, एक आभासी फल होता है। अब बात को समझिएगा ध्यान से कि कभी कभी क्या होता है, देखो यथार्थ या वास्तविक फल क्या होता है कि जब वास्तव में, देखो मैंने वो जो स्त्री केसर बनाया था, उस स्त्री केसर के अंदर ये अंडाशय था, और आपको पता होगा अंडाशय किस पर टिका रहता है? पुष्पासन पर। किस पर टिका होता है? पुष्पासन पर। तो अगर ये अंडाशय ही परिपक्व होकर के फल में बदलता है, अंडाशय ही परिपक्व होकर फल में बदलता है, तो ये तो परिभाषा के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक है, अंडाशय से फल बना है, अंडाशय से ही फल बनता है, तो इस प्रकार का फल तो वास्तविक फल बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पात्रों में जो पुष्पासन है ना, ये पुष्पासन अंडाशय को भी चारों ओर से घेर लेता है ऐसे। तो अंडाशय के चारों ओर भी क्या आ गया? पुष्पासन आ गया। और उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, उस स्थिति में क्या होता है कि जो खाने योग्य भाग होता है फल का, यानी ये जो पुष्पासन है ये परिपक्व हो जाता है, पुष्पासन परिपक्व होकर के फल में बदल जाता है। यानी खाने योग्य जो भाग है फल का वो किससे बनता है? पुष्पासन से बनता है। और अंडाशय अंदर इस प्रकार से एक कोष्ठक के रूप में शेष रह जाता है। अंडाशय अंदर एक कोष्ठक के रूप में, एक अवशेष के रूप में शेष रह जाता है। तो यहां पर अंडाशय है, लेकिन वास्तव में जो फल है या फल का जो खाने योग्य भाग है वो अंडाशय से नहीं बना है, वो किससे बना है? पुष्पासन से बना है। तो इस प्रकार का जो फल है जो पुष्पासन से डेवलप हुआ है, यानी अंडाशय को छोड़कर के अन्य किसी भाग से डेवलप हुआ है, तो ऐसे फल को क्या कहा जाता है? आभासी फल कहा जाता है। तो आशा करता हूं यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। वैसे बहुत अच्छा पढ़ते आए हैं आप पीछे, तो ये कोई इतनी जटिल बातें नहीं है, इनको आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। एक एक लाइन की परिभाषाएं हैं, आप याद रख सकते हो। यथार्थ या वास्तविक फल क्या होते हैं? देखिए, ऐसे फल जो अंडाशय से निर्मित होते हैं तथा जिसके अन्य पुष्पीय भाग झड़ जाते हैं, यथार्थ या वास्तविक फल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो खजूर और आम इसके आइडियल एग्जाम्पल आप मान सकते हो, आदर्श उदाहरण इसके होते हैं। आगे बात करें अगर आभासी फलों के, झूठे फल हैं, यानी अंडाशय से डेवलप नहीं हुआ है, अंडाशय को छोड़कर कोई अन्य भाग फल बना रहा है। देखो ऐसे फल जिनमें पुष्पासन फल का खाने योग्य भाग बनाता है, आभासी फल कहलाते हैं। और इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। पता है, याद करिए स्ट्रॉबेरी को, है ना, अंडाशय से नहीं बनता, अंडाशय खाने योग्य भाग नहीं बनाता स्ट्रॉबेरी के अंदर, है ना, ध्यान देना। नाशपाती, स्ट्रॉबेरी में कौन होता है? एरिल। एरिल खाने योग्य भाग होता है जो बीजांडकाय से बनता है ना, एक्स्ट्रा अध्यावरण से बनता है। सॉरी, 2 अध्यावरण तो होते ही हैं, एक तीसरा अध्यावरण होता है वो खाने योग्य भाग बनाता है। तो अंडाशय खाने योग्य भाग नहीं बनाता स्ट्रॉबेरी के अंदर, ध्यान दे लीजिएगा। तो ये आभासी फल है। नाशपाती भी आभासी फल है। सेब, नाशपाती में भी पुष्पासन खाने योग्य भाग बनाता है, सेब में भी पुष्पासन खाने योग्य भाग बनाता है ना। अखरोट में भी अंडाशय परिपक्व होकर के फल में नहीं बदलता। तो स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, सेब, अखरोट ये सब क्या होते हैं? ये सब आभासी फल होते हैं। आशा करता हूं कि छोटा सा टॉपिक फल भी आपको समझ में आ गया होगा कि फल क्या होता है। तो फल क्या होता है? पुष्प का अंडाशय होता है। क्या होता है? वास्तविकता में फल क्या होता है? पुष्प का अंडाशय होता है, एक जनन अंग होता है। जनन अंग ही तो है अंडाशय। यानी अब देख लीजिएगा, आप अगली बार जब फल खा रहे हो तो एक बार विचार जरूर करना कि आप क्या खा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, बीज तो हमने बना ही लिया था,
तो निषेचन पश्च घटनाओं में अब उस बीज को फल खा ही लिया, अंदर से बीज निकला है, बीज को मिट्टी में बोया है और उस बीज से एक नवोद्भिद का विकास होगा। तो बीज से नवोद्भिद के विकास की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? बीज का अंकुरण कहलाती है। एक लाइन की परिभाषा है, बीज से नवोद्भिद अर्थात नवपादप के विकास की प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। या आप इसको लिख सकते हो भाई, बीज का अंकुरण कहलाती है। क्या कहलाती है? बीज का अंकुरण कहलाती है। पूरा कर लीजिए। देख रहे हो ना क्लास इंटरेस्ट से? गुस्सा तो नहीं हो? हाँ बताओ फटाफट, गुस्सा उस्सा तो नहीं आ रहा? क्योंकि क्लास मैंने आज कैंसिल कर दिया था पहले और फिर वापस मूड चेंज हो गया तो वापस आ गई, है ना? ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा कुछ बच्चे नाराज हो रहे हो कि यार सर क्या करते हो, कभी कैंसिल करते हो, कभी वापस रख देते हो, है ना? ऐसे ही चलता रहता है टीचरों का ना, एक स्क्रू ढीला ही होता है। तो चलिए, बीज से नवोद्भिद अर्थात नवपादप के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीज का अंकुरण कहलाती है। ओके, नहीं होना नाराज वाराज तो। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूं, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको सिखाऊंगा कि बहुत सारी बार आपने नवोद्भिद शब्द सुना होगा। नवोद्भिद क्या होता है? नवोद्भिद नवोद्भिद क्या होता है भाई? बीज का जब अंकुरण होता है ना, आपने कभी देखा बीज का अंकुरण होते हुए? तो ऐसा होता है कि बीज में डायरेक्ट ही पत्तियां आ गई हो, पुष्प पुष्प आ गए हो, ऐसा? यह अंकुरण नहीं है दोस्तों, स्टूडेंट्स, यह अंकुरण नहीं है, ये तो नया पादप ही बन गया। अंकुरण क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब बीज से कोई पादप निकलता है ना, कैसे निकलता है, उस अंकुरण के टाइप्स पर बात करेंगे। बीज से जब कोई पादप निकलता है ना, सबसे पहले इस प्रकार का तंतु ही निकलता है, बस हरे कलर का, ऐसा, जिसके दोनों बीज पत्र या तो जमीन के अंदर होते हैं या कभी कभी जमीन के बाहर भी आ जाते हैं। ऐसे कुछ पादपों में बीज पत्र ऐसे जमीन के बाहर भी आ जाते हैं, देखा होगा आपने। देखा कि नहीं देखा? झूठी हाँ मत भरना, यस या नो। ऐसा देखा है क्या कि जब बीज से पादप निकलता है तो सबसे पहले हरे कलर का एक तंतु ही बाहर निकलता है, उसमें पत्तियां वत्तियां नहीं आती है। और ये जो बाहर निकला तंतु है, कुछ पादपों में तो इसमें बीज पत्र बाहर ही आ जाते हैं, साथ के साथ बाहर आ जाते हैं बीज पत्र, और कुछ पादपों में बीज पत्र अंदर रह जाते हैं। जो बीज का जो बीज पत्र है, कुछ पादपों में अंदर रह जाता है, कुछ पादपों में बाहर आ जाता है। बताओ ऐसा घटना देखा है क्या आपने? यस या नो? देखा है ना? और अगर देखा है तो इसका मतलब यह है कि ये पत्ती वत्ती आ जाती है ना, तो उसके बाद तो इसको पादप ही कहा जाएगा बच्चों, पादप ही कहा जाएगा। लेकिन जब बीज के अंदर से ये पादप निकलता है तब बिल्कुल हरे कलर का एक तंतु जैसी संरचना होती है। इस तंतु जैसी संरचना को कहा जाता है नवोद्भिद। क्या कहा जाता है इसको? नवोद्भिद। फिर नवोद्भिद धीरे धीरे एक छोटे पादप में बदल जाता है और ये पादप वृद्धि करते हुए एक संपूर्ण विकसित पादप का निर्माण करता है। तो आशा करता हूं कि नवोद्भिद और जो विकसित पादप है, डेवलप पादप है, उसमें भी थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि मैंने दो कंडीशन बताई है। कुछ पादपों में तो बीज पत्र जो है वो नवोद्भिद के साथ बाहर आ जाते हैं और कुछ पादपों में ये बीज पत्र अंदर ही रह जाते हैं। इसी आधार पर इस बीज के अंकुरण को दो भागों में बांटा जाता है। जिसमें बीज पत्र बाहर आ जाते हैं उसको भूम्योपरिक, यानी भूमि के ऊपर आ गया है बीज पत्र, भूम्योपरिक बीज का अंकुरण कहा जाता है। और जिसमें बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं, इस प्रकार का अंकुरण जो है वो अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। तो बिल्कुल कुछ पादपों में बीज पत्र अंकुरण के समय जमीन से बाहर आ जाते हैं, इसको भूम्योपरिक बीज का अंकुरण कहते हैं। और कुछ पादपों में अंकुरण के समय बीज पत्र जमीन के अंदर ही रह जाते हैं, इसे अधोभूमिक अंकुरण कहा जाता है। तो आशा करता हूं ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। इसको करते हैं इरेज ऑल। हालांकि इरेज ऑल होते ही आपका ये जो ऊपर हमने करेक्शन किया था ये भी मिट गया है, तो इसको सही कर लेते हैं वापस कि बीज से नवोद्भिद अर्थात नव पादप के विकास की प्रक्रिया बीज का अंकुरण कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीज का अंकुरण कितने टाइप का होता है? तो बीज का अंकुरण दो प्रकार का होता है। मैंने अभी बताया बीज के अंकुरण के प्रकार दो प्रकार के होंगे, एक भूम्योपरिक और एक अधोभूमिक अंकुरण। भूम्योपरिक में क्या होता है? तो भूम्योपरिक अंकुरण में मैंने बताया ना, बीज पत्र बाहर आ जाएगा। और बीज पत्र बाहर आने का कारण क्या है बच्चों? बीज पत्र बाहर आने का कारण क्या है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, बीज पत्र बाहर आने का कारण क्या है? आपको पता है द्विबीजपत्री पादप को ध्यान में लाइए।
द्विबीजपत्री से जल्दी समझ में आएगा। ये था भ्रूणियक्ष, यहां था प्रांकुर, यहां था मूलांकुर। तो कुछ पादपों में क्या होता है, मूलांकुर तेजी से वृद्धि करता है। क्या करता है, मूलांकुर तेजी से वृद्धि करता है, ये वाला भाग तेजी से वृद्धि करता है और प्रांकुर को ऊपर की तरफ धकेलता है ऐसे। तो इस प्रकार से जब ये नीचे से ऊपर की तरफ धक्का लगाता है ना, तो उसके साथ बीज पत्र जो यहां है ये भी बाहर आ जाते हैं। यानी भूमियोपरिक में कौन ज्यादा तेजी से वृद्धि करेगा, कौन ज्यादा तेजी से वृद्धि करेगा, मूलांकुर। मूलांकुर किसमें होता है भाई, बीज पत्राधार में होता है, बीज पत्राधार में। तो जो भूमियोपरिक अंकुरण होता है उसमें बीज पत्राधार वाला जो भाग है जिसके अंदर मूलांकुर होता है वो ज्यादा तेजी से वृद्धि करता है, जिसके कारण प्रांकुर बीज पत्रों सहित बाहर निकल करके आ जाता है। इस प्रकार का अंकुरण भूमियोपरिक अंकुरण। आ गया समझ में? हाँ भी भरते जाओ, छोटी सी क्लास है, हाँ भरते जाओ। आ गया क्या समझ में? आ गया? चलिए देखिए क्या है परिभाषा। अंकुरण के समय बीज पत्राधार, बताया ना बीज पत्र का आधार नीचे वाला भाग, कि तेज वृद्धि के कारण बीज पत्राधार कह दीजिए, मूलांकुर कह दीजिए, क्योंकि बीज पत्राधार में मूलांकुर बनता है, कि तेज वृद्धि के कारण बीज पत्र भूमि के बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे अंकुरण को भूमियोपरिक अंकुरण कहते हैं, भूमियोपरिक कहते हैं, भूमियोपरिक अंकुरण कहते हैं। उदाहरण इमली में ऐसा देखने को मिलेगा, कपास, नीम, खीरा ककड़ी जो होती है उसमें भी ऐसा ही देखने को मिलता है ना, खीरा ककड़ी में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। जनरली कुकर बिटेसी में ज्यादातर यही देखने को मिलता है। आप जब कभी देखा हो घर में कोई लौकी की बेल लगाई हो या ककड़ी की बेल लगाई हो तो उसमें देखा होगा आपने कि उसमें से जो निकलता है ना तो उसके साथ के साथ बीज पत्र भी ऊपर आ जाते हैं। कारण क्या होता है कि इसका बीज पत्राधार यानी जो मूलांकुर वाला भाग है वो तेजी से वृद्धि करता है, जिसके कारण बीज पत्र भी जमीन के बाहर आ जाते हैं। तो उदाहरण जरूर याद रखना, इमली, कपास, नीम, खीरा। आगे बढ़ते हैं, अधोभूमिक अंकुरण। बातें वही है। यदि अंकुरण के समय बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं तो ऐसे अंकुरण को अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। सिंपल है। और इसमें क्या होता है, उसमें बीज पत्राधार वृद्धि कर रहा था, इसमें बीज पत्रोपरिक वृद्धि करेगा तो धक्का लगेगा ही नहीं नीचे से, है ना। इस प्रकार के अंकुरण में बीज पत्रोपरिक तेजी से वृद्धि करके प्रांकुर को बाहर धकेलकर भूमि के ऊपर निकाल देता है तथा बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। तो उसमें नीचे वाला भाग वृद्धि कर रहा था इसलिए बीज पत्र बाहर आ गए, इसमें ऊपर वाला भाग यानी बीज पत्रोपरिक वृद्धि कर रहा है इसलिए बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। तो अधोभूमिक अंकुरण भी आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण लिख लीजिए, चना, मटर, मूंगफली आदि। आम भी इसी प्रकार का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से बीज का अंकुरण हो जाता है और एक नवोद्भिद बनता है। नवोद्भिद के विकास से एक नया पादप बनता है और नए पादप के साथ ही पादपों में लैंगिक जनन समाप्त हो जाता है। क्योंकि जनन की परिभाषा क्या थी, अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। तो पादप ने अपने ही समान संतति यहां पर उत्पन्न कर दी है, यहां पर पादपों में जनन समाप्त हो जाता है। तो आ गया क्या समझ में? पूरा चैप्टर, पूरा लेसन समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए आप, और मजा भी आया कि नहीं आया? आ गया? तो फिर बीज के अंकुरण की क्षमता की बात कर लेते हैं कि बीज कितने समय तक अंकुरित होने की क्षमता रखता है। कितने समय तक बीज की अंकुरण क्षमता का मतलब क्या है कि बीज कितने समय तक अंकुरित होने की क्षमता रखता है। मान लीजिए चना लेकर के आए, डिब्बे में रखा है साल भर बाद चने को बोओगे तो चना उग सकता है, यानी कि उसके अंकुरण की क्षमता साल भर हो गई। आ रही ना आपको बात में? उसके अंकुरण की क्षमता कितनी हो गई? साल भर की हो गई। क्या वो 50 साल बाद भी उग जाएगा क्या? नहीं, 50 साल बाद नहीं उग सकता, वो नष्ट हो जाएगा, यानी उसकी अंकुरण की क्षमता क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो इसी प्रकार हम समझ रहे हैं कि बीज के अंकुरण की क्षमता कितनी होती है। तो वैसे फिक्स तो नहीं होता है, वेरी करती है। तो इसका एक ही जवाब होता है बच्चों। तो कभी पूछ लिया जाए कि बीज के अंकुरण की क्षमता कितनी होती है तो आप कहोगे कि भाई अंकुरण की क्षमता अलग अलग पादपों के बीजों में अलग अलग होती है। कुछ पादपों में महज कुछ दिनों की हो सकती है तो कुछ पादपों में हजारों सालों की भी हो सकती है। और इसके कुछ उदाहरण भी हम बता देंगे। तो इतना जटिल टॉपिक ये भी नहीं है, आप फैक्ट याद रखेंगे बस कि बीज के अंकुरण की क्षमता आनुवांशिक व पर्यावरणीय दोनों प्रकार के कारक दोनों प्रकार से निर्धारित की जा सकती है। पर्यावरणीय परिस्थितियां जो बीज के अंकुरण की क्षमता को प्रभावित करती है, तापमान और आर्द्रता यानी इनसे प्रभावित हो सकती है। मान लीजिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो बीज के अंकुरण की क्षमता खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा नमी हो सकता है बीज सड़ जाए और अंकुरण की क्षमता समाप्त हो जाएगी। आनुवांशिक रूप से भी हो सकती है ना। कुछ में आनुवांशिक तो 2 दिन की क्षमता है तो 2 दिन ही रहेगा, फिर वो उसको 1 महीने तक नहीं रखा जा सकता। आ गया ना समझ में? तो बीज की अंकुरण क्षमता आनुवांशिक व पर्यावरण दोनों प्रकार से निर्धारित की जा सकती है। पर्यावरणीय परिस्थितियां जो बीज के अंकुरण क्षमता को प्रभावित कर सकती है वो तापमान और आर्द्रता होती है। क्लियर है क्या? बीजों की अंकुरण क्षमता कुछ दिनों से लेकर हजारों सालों तक हो सकती है।
इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण, ऑक्जेलिस में महज कुछ दिनों की क्षमता होती है, कुछ दिनों बाद इसका बीज अंकुरण की क्षमता खो देता है, यानी उसके बाद अगर उसको बोया जाएगा तो उससे कोई नवोद्भिद का विकास नहीं होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण आप याद रख लीजिए। ओहो, ये क्या हो गया भाई, इसको सही करते हैं पहले। चलिए, जैसे करेक्ट कर लिया गया है। ट्राइफोलियम नाम का एक पादप होता है और ट्राइफोलियम में अंकुरण की क्षमता होती है लगभग 100 दिन। कितनी होती है? 100 दिन। याद कर लेना इसको अच्छे से। नंबर 3 पर बात करते हैं कमल, जिसका साइंटिफिक नाम होता है निलंबो न्यूसिफेरा। कमल का साइंटिफिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा। साइंटिफिक नेम भी आप साथ के साथ याद करें, है ना। जितने ज्यादा याद होंगे उतनी अच्छी बात है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है ना। तो सारे नाम याद रखिएगा। कमल का निलंबो न्यूसिफेरा, और इसका जो बीज है ना 1000 वर्षों तक जीवित रह सकता है। यानी अंकुरण क्षमता कितने समय तक की हो सकती है इसके अंदर? 1000 वर्षों से भी अधिक हो सकती है। यानी कमल के बीज को अगर 1000 साल बाद भी बोया जाए तो उससे नए कमल का पादप तैयार किया जा प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से कमल में हजारों सालों की अंकुरण क्षमता होती है इसके बीज में। खजूर, जिसका साइंटिफिक नाम है फोइनिक्स डैक्टिलीफेरा, याद कर लेना भाई, खजूर पहले भी आया था। साइंटिफिक नाम है फोइनिक्स डैक्टिलीफेरा, और इसमें अंकुरण की क्षमता होती है इसके बीजों में 2000 वर्षों से भी अधिक, यानी 2000 वर्षों तक इसका बीज जीवित रह सकता है। और 2000 सालों के बाद भी अगर खजूर को बोया जाए तो इसे एक नया पादप प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, तो बिल्कुल दुर्लभ उदाहरण है। ऐसा देखा गया था, एक ही पादप है, ऐसा ल्यूपिनस आर्कटिकस, और ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं ना, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश जिनको हम कहते हैं, वहां पर बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां होती है। आर्कटिक प्रदेश सुना होगा, कक्षा 10 में जब सामाजिक पढ़ी होगी, भूगोल पढ़ी होगी, तो आर्कटिक प्रदेश सुना होगा। ये ध्रुवीय प्रदेश होते हैं जहां पर पूरी तरह से पूरा जो ये क्षेत्र है ये बर्फ से ढका होता है, जिसके कारण यहाँ के जो ये पादप है ना, जो दुर्लभ पादप है, यहाँ वनस्पतियां पाई नहीं जाती है। तो कुछ एक वनस्पतियां पाई जाती है यहाँ पर, जैसे ल्यूपिनस आर्कटिकस, ये नाम की वनस्पति यहां पर पाई जाती है। तो इसका जो बीज है ना, वो बर्फीले क्षेत्रों में हजारों सालों तक संरक्षित रह गया। 10,000 वर्ष पुराना एक बीज प्राप्त हुआ इसका, और जब इस 10,000 वर्ष पुराने बीज को मिट्टी के अंदर बोया गया तो उससे ना केवल नवोद्भिद का विकास हुआ, बल्कि पूरा का पूरा एक पादप तैयार हो गया जिसमें पुष्प भी आए हैं। देखिए, जिसमें पुष्प भी आए हैं। तो इस प्रकार से जो मैक्सिमम देखा गया ल्यूपिनस का अंकुरण क्षमता ल्यूपिनस आर्कटिकस में देखी गई, जिसके बीज की अंकुरण क्षमता 10,000 वर्षों से भी अधिक हो सकती है। 10,000 वर्षों से भी अधिक पुराने बीज अंकुरित हुए हैं किसके अंदर? ल्यूपिनस आर्कटिकस के अंदर। यह पादप बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आशा करता हूं कि यह बात भी, बीज के अंकुरण क्षमता वाला जो टॉपिक है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आपका जो लैंगिक जनन वाला कंसेप्ट है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वो तो स्टूडेंट्स यहां पर समाप्त होता है। लेकिन कुछ एक क्लासें हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, एचटीसी के क्वेश्चंस की, हिडन ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस की लेकर के आएंगे, और उसके बाद जो छूटा टूटा फूटा बच जाता है उसको एक सीटीएफटी के टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे। यानी लगभग आपकी 2 क्लासें और लगेगी, उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरह से यहां पर समाप्त हो जाएगा। तो देते हैं इन शब्दों के साथ इस क्लास को यहीं पर विराम। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।